हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे और आपकी स्क्रीन पे एक सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन सिंपल सा दिख रहा है। जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और कोशिश करो खुद से सॉल्व करने की। देन उसके बाद हम इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। राइट, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सर्कुलर मोशन और एक वर्ड आपको क्या मिल रहा है, इलास्टिक कोलिजन का भी कॉन्सेप्ट है। तो सारी चीजों को अच्छे तरीके से डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसको स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड करके 30 सेकंड में ट्राई करो आप फटाफट जल्दी से। ओके, आई होप क्वेश्चन को पढ़ के आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। टू सेम masses are tied with equal lengths of strings and are suspended at the same fixed point। जब ये क्या है, जो ये वो पॉइंट है, क्या है, ये फिक्स पॉइंट है। राइट, ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, one mass is suspended freely where another is kept in a way that string is horizontal as shown। ठीक है, ये जो दिखा रहा है आपको, ये इसकी बात कर, इस वाली बात कर रहा है। ठीक है, this mass is given initial velocity u in vertically downward direction। It strikes the freely suspended mass elastically। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना आप। इलास्टिकली मीन्स व्हाट, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो E इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, that is just able to complete the circular motion after the collision about point of suspension O, magnitude of U। अब ये बोल रहा है कि जब ये यहां से ऐसे आ रहा है, मतलब इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, ये जो ऊपर से आ रहा है ये इससे कोलाइड कर रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u है और यहाँ पे आने पे इसकी वेलोसिटी कुछ v हो गई। ठीक है, तो इससे इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। तो इलास्टिक कोलिजन के बाद इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इसको नेमिंग, एक मिनट इसको नेमिंग कर देते हैं, तो थोड़ा सा हमें आइडेंटिफाई करने में और आसानी रहेगी। ठीक है, देखो नेमिंग कर देते हैं इसको। लेट अस सपोज इसको हम बोल देते हैं 1 मास 1 और इसको बोल देते हैं मास 2। राइट, तो हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलो पढ़िए। तो ये क्या बोल रहा है कि 1 इससे इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है और इस तरीके से कोलाइड कर रहा है कि 2 जो है ना वो सर्कल कंप्लीट कर ले। तो उसके लिए हमें कंडीशन बतानी कि u की क्या वैल्यू होनी चाहिए, सो दैट जो मास 2 है वो सर्कल कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी पार्टिकल को सर्कल कंप्लीट करना है और ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, हम √5 g। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा, अच्छी बात नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार क्विकली देख लेते हैं कि वो कैसे आता है। देखो आप यहाँ, क्योंकि हमें पहले उसकी कंडीशन निकालनी है। राइट, तो पहले वो कंडीशन हम निकाल लेते हैं कि √5 जो है वो कैसे आता है। देखो सिंपल है, ये मान लो कि ये सस्पेंशन पॉइंट, मतलब इसको फिक्स कर रखा है और अबव ऐसे इसको सर्कुलर मोशन लाइक दिस, इस तरीके से इसको करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो लेंथ है इसकी ये l है और यहाँ पे इसको वेलोसिटी कितनी दे दी है, u मिनिमम कुछ दे दी है। ठीक है, और ऐसे ये मान लेते हैं कि ठीक है ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो सर्कल कंप्लीट करने के प्रोसेस में होगा क्या कि ठीक है हमने एक वेलोसिटी दी, ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा। कंडीशन हम क्या लगा सकते हैं, पहली चीज हमें ये समझना है। राइट, कुछ पॉइंट मार्क कर लेते हैं। लेट अस सपोज कि ये पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट है ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो स्ट्रिंग अगर ढीली हो गई, स्ट्रिंग ढीली हो गई इसका मतलब ये है कि अगर स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो अगर 0 हो गया। ठीक है, ढीला होने का मतलब क्या है, स्ट्रिंग में टेंशन कब डेवलप होगा, जब स्ट्रिंग टाइट होगी। ठीक है, तो जब स्ट्रिंग टाइट नहीं होगी तो उसमें क्या होगा, टेंशन 0 हो जाएगा। तो फॉर कंप्लीटिंग सर्कल स्ट्रिंग मस्ट बी टाइट।
या स्ट्रिंग मस्ट बी टाइट, जो भी आप बोल सकते हो। स्ट्रिंग कैसा होना चाहिए? टाइट होना चाहिए, सो दैट तभी ये सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। टाइट का मतलब क्या है कि टेंशन एट एवरी पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। टेंशन हर जगह क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें एक चीज पता चलेगा, ये जो पॉइंट सी है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब कि अगर इस कंप्लीट सर्कल, ये जो पाथ है, इस पूरे पाथ में अगर आप देखो तो सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टेंशन क्या होगा? सबसे मिनिमम होगा। मींस सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टेंशन जीरो होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी, राइट। कैसे? पॉइंट सी पे अगर आप एमबीडी बनाओगे ऐसे, तो नीचे mg लग रहा होगा, टेंशन भी नीचे होगा, और अगर इस समय पे कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं v है यहाँ पे, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ mv²/r, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो एट पॉइंट सी टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, टेंशन की वैल्यू हो जाएगी mv²/r माइनस mg। ये हमारी टेंशन की वैल्यू होगी, राइट। किस पॉइंट पे? हम सी पॉइंट की बात कर रहे हैं, राइट। तो क्रिटिकल मतलब कि जो संभावना, प्रोबेबिलिटी है टेंशन जीरो होने की, वो किस पॉइंट पर है? सी पॉइंट पर। तो अगर इस पॉइंट पे टेंशन ग्रेटर देन जीरो हो जाए, तब जो पार्टिकल है ये मास m का, ये इजिली सर्कुलर मोशन कर सकता है, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? फॉर कंप्लीटिंग सर्कल ऐसे लिख सकते हैं, फॉर कंप्लीट सर्कल टेंशन एट पॉइंट सी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब v की वैल्यू हमें नहीं पता है, u हमें पता करना है। ठीक है, तो a और c पे क्या करें? एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। देखो, चलो दूसरे से यूज कर लेते हैं। देखो इसको कैसे करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट a एंड c, अगर ये जो लेवल है इसको हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम इसको क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। तो पॉइंट ए पे क्या है? केवल काइनेटिक एनर्जी, उसकी वैल्यू कितनी? हाफ m u²। पॉइंट सी पे क्या काइनेटिक एनर्जी है? हाफ m v²। पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? mg2l हो जाएगी। ठीक है, राइट। अब हमें u को निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो mv² है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ u एंड g। देखो, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? mv² इज इक्वल टू mu² माइनस 4mgl, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो मान लो कि इसको इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं? देखो, एंड टी सी ग्रेटर देन जीरो, दैट मींस व्हाट, कि ये जो टर्म है ना पूरा, ये वाला जो टर्म है, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, राइट। मतलब देखो, चलो उसको मैं पहले लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा? mv²/r क्या बेसिकली एल है, एल लिख दो यहाँ पे, माइनस mg शुड बी ग्रेटर देन जीरो, राइट। अब mv² की जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो, वैल्यूज पुट करोगे तो वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो आपको मिलेगा mu²/l माइनस 4mg माइनस mg ग्रेटर देन जीरो, राइट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको सिंपली मिल जाएगा u² शुड बी ग्रेटर देन, कितना आ जाएगा? 5gl, और u शुड बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 5gl। ठीक है, मतलब कि कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए मिनिमम? √5gl से थोड़ा सा ज्यादा ही होना चाहिए, तभी ये सर्कल कंप्लीट कर पाएगा, अदरवाइज सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। कोई पार्टिकल अगर स्ट्रिंग में बंधा हुआ है, उसको सर्कल कंप्लीट करना है तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5gl होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आए? चलो बहुत बढ़िया, इसको आप नोट डाउन कर लो। ओके, अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज और इसमें बोला है, क्या? इलास्टिकली कोलिजन। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। आई होप आपको पता होगा इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, अभी मैंने बताया। इलास्टिक कोलिजन, इसमें कोफिशिएंट ऑफ जो रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। मतलब जो ई की वैल्यू आप लिखते हो, E = v2 - v1 upon u1 - u2,
तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब देखो इसमें हो क्या रहा है, अगर आप इस सिचुएशन को अगर देखो, ठीक है, इस सिचुएशन को अगर आप देखो तो इसमें होगा क्या कि एक ये है, इसके पास कुछ वेलोसिटी v है और वो v कितने में एनर्जी कंजर्वेशन से निकालने में, डोंट वरी। ठीक है, तो इस मोमेंट पे मतलब जब भी जस्ट हॉरिजॉन्टल होगा तो इस ये जो लाइन ऑफ मोशन इसके अलोंग हम मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो मान लेते हैं दोनों का मास तो सेम है, मान लेते हैं आफ्टर कोलिजन जो 1 है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 हो गई, जो 2 है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v2 हो गई। ठीक है, इनिशियल कितना है, इनिशियल है mv, फाइनल कितना हो गया mv1 प्लस mv2, तो m कट गया, क्या बचा v1 प्लस v2 इक्वल टू v बचा, और v जो है उसको हम u के टर्म्स में निकाल लेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से, कोई इशू नहीं। एक तो रिलेशन ये मिला, अब दूसरा रिलेशन जो ये है हमारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वहां से हमें मिलेगा। ठीक? अब इलास्टिक कोलिजन बोला है तो E इक्वल टू 1 हो गया, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू v2 माइनस v1, हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v है। ठीक है, तो v2 माइनस v1 इक्वल टू v, और एक और इक्वेशन इसमें आपको क्या मिला था, देखो 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 ध्यान से, v1 प्लस v2 इक्वल टू v। ठीक है, v2 प्लस v1 इक्वल टू v। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा v2 इज इक्वल टू v एंड v1 इक्वल टू z। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है और इलास्टिक कोलिजन का बहुत बढ़िया रिजल्ट है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, यहां से मिल जाएगा v2 इज इक्वल टू v एंड v1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि कोलिजन के बाद जो 1 वाला है मास वो रेस्ट पर आ जाएगा, रुक जाएगा, और जो 2 वाला है उसको उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, v मिल जाएगा। ठीक है, अब v को u के टर्म्स में निकालना है, तो अगेन क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन 2 पॉइंट ले लेते हैं, मान लो कि ये पॉइंट 1 है, चलो पॉइंट ए बी लिख लेते हैं, ये ए हो गया पॉइंट, ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, तो पॉइंट ए पे क्या है, पॉइंट ए पे देखो लिखते हैं, पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m u स्क्वायर, और पॉइंट बी पे क्या है, पॉइंट बी पे हाफ m v स्क्वायर माइनस m g l हो गया। ठीक है, हेलो आलोक, अच्छा कहाँ चले गए थे आप सर? चले गए थे बाजार। पता नहीं था क्या क्लास के बारे में? नो सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे आप? कौन सा सर? अरे यही जो क्वेश्चन, इसका आंसर आया था, यस सर। क्या आंसर आया? सर सी वाला रूट 3 dl। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो सही, उसी को मैं कर रहा हूँ। ठीक है, देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीजें पता चल गई, हाँ v2 हमें ये भी पता चल गया है। तो ठीक है, इसको सिंपल एनर्जी का हमें क्या है, u की वैल्यू बतानी, तो v का जो मान है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमें u का वैल्यू बताना है, तो v को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मतलब एक चीज और है कि सर्कल कंप्लीट करने के लिए v कितना हो जाएगा, v की वैल्यू हो जाएगी √5 gl हो जाएगा। ठीक है, उसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, अब पहले m यहाँ पे काट लेते हैं, तो u स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस 2gl हो जाएगा, और v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5gl, तो 5gl माइनस 2gl इक्वल टू हो जाएगा 3gl, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3gl। ठीक है, तो जो पार्टिकल 1 है उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए √3gl यहाँ पे डाउनवर्ड, सो दैट कि ये जब 2 से टकराएगा तब ये सर्कल कंप्लीट कर पाए। ठीक है, चलो बढ़िया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं।
इस क्वेश्चन को पढ़ के एक बार आप समझो, नहीं कुछ समझ में आता है तो बताओ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपको क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। चलो बढ़िया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसको? सर बता दीजिए इसी पर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, a body of mass m is tied to one end of a spring whirled around in a horizontal plane with a constant angular velocity. The elongation in the spring is 1 centimeter. मतलब कुछ ऐसा बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या है, ऐसी स्प्रिंग है, ठीक है, और ये जो पार्ट है इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है, मतलब इसको मालूम कील उल ठोक दिया जैसे भी करके, और दूसरे एंड पे एक मास m इसको लगाया है यहाँ पे, और इसको किसी तरीके मतलब ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ उस पे रखा हुआ है, ठीक है, और इसको ऐसे घुमा रहे हैं कांस्टेंट ओमेगा से। तो ये बोल रहा है कि जब इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं तो ये जो स्प्रिंग है ये 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, ठीक है, इसकी लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। हाँ, तो मतलब ऐसा समझो कि अगर अभी जो इसकी लंबाई है इसको मान लेते हैं एल, ठीक है, तो जब ओमेगा से घूमने लग जा रहा है तो इसकी लंबाई कितनी हो जा रही है? एल प्लस 1 सेंटीमीटर। हाँ, ये एल प्लस 1 हो जाएगा, एल प्लस 1 सेंटीमीटर में लिखते हैं, ठीक है, एल प्लस 1 ये सेंटीमीटर हो जा रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब ओमेगा को डबल कर दे रहे हैं, मतलब ओमेगा को डबल का मतलब क्या होगा, कितना कर दे रहे हैं? 2 ओमेगा कर दे रहे हैं, तो ये जो लंबाई है ये एल 1 सेंटीमीटर जो इलोंगेशन था वो बढ़ के कितना हो जा रहा है? 5 सेंटीमीटर हो जा रहा है, ठीक है, वो 5 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो हमें क्या बताना है? ओरिजिनल लेंथ, मतलब ये एल ही बताना है बेसिकली, ठीक है। तो बाद में ऐसा रुको मैं बना देता हूँ, ठीक है, जब ओमेगा डबल कर दे रहे हैं तो ये बढ़ कितना हो जा रहा है? एल प्लस 5 हो जा रहा है सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें ये ओमेगा इसका 2 ओमेगा है और इसमें ये ओमेगा था, आपको एल बताना है, ठीक है। तो बेसिकली एल की वैल्यू आपको बतानी है। सॉल्व कर सकते हैं इसको आप? सर देखते हैं। एक बार ट्राई करो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
मेरे को नहीं आ रहा है। क्या क्या नहीं आ रहा है सर। नहीं यार, चलो कोई बात नहीं। अब तो पहले केस में देखते हैं, इसमें हो क्या रहा है। ये जो मास एम है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पे क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो अगर मैं एपीडी बना हुआ है ऐसे, इस तरीके से अगर एपीडी में बना तो इधर स्प्रिंग इलोंगेशन, तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा एक्स, ठीक है, कि x1 लिखते हैं। x1 क्या, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग कितना बड़ा 1 सेंटीमीटर बड़ा पहले केस में। और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू है एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और आर क्या है, ध्यान रखना, आर जो है ये एक्सिस ऑफ जो रोटेशन, मतलब जिसके अबाउट पार्टिकल रोटेट करता वहां से टोटल लेंथ होता है ये आर, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, l+1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो इसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मास m है, उस मास का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली r होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, कि x1 इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसको पुट कर देते हैं। तो k इंटू वन बेसिकली किया आ जाएगा ये, हाँ, l+1 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट केस इक्वेशन बन गया। अब सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि ओमेगा को डबल कर दिए तो ये कितना हो गया, सेकंड केस में देखोगे तो अगेन वही लगेगा, एम आर डैश मान लेते हैं, आर डैश 2 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। ये एक मिनट, सेकंड केस में क्या लग रहा है, सेकंड केस में ध्यान लगेगा एम आर इंटू 2 ओमेगा का होल स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में के x2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, मतलब इलोंगेशन कितना हो, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब सेकंड केस में इसको बैलेंस कर लेते तो हमें क्या मिल जाएगा, k इंटू x2 इज इक्वल टू एम आर डैश 2 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x2 की वैल्यू 5 है, इंटू 5 इज इक्वल टू एम आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l+5 इंटू ये 4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, ठीक है, कि इसको सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो 1 है और 2 को सॉल्व करके इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एल की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, ट्राई करो, ट्राई करो, आप देखो क्या आ रहा है। कितनी आ रही है एल की वैल्यू,
हुआ आप लोग? यस सर। क्या जी वैल्यू सर आया? आ गए सर। कितना आया? 15 सेंटीमीटर। बढ़िया बढ़िया, सही है, 15 सेंटीमीटर सही है। समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ है क्वेश्चन? यस सर। तो ये ध्यान रखना, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या इसको बोल सकते हो कि हम अगर इस पार्टिकल को देख रहे हैं ना, लाइक इस फ्रेम, उस पार्टिकल के फ्रेम में, तब हमें ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नजर आता है। बट अगर कंप्लीट हम सर्कल को देखेंगे तो बेसिकली सेंट्रीपिटल जो फोर्स है सेंटर की तरफ जो लगता है उसी का एक एनालॉग है, मतलब कि उसी का अपोजिट है बेसिकली, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब जो पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में जब हम देखते हैं तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। और अगर कंप्लीट सर्कल को हम जब देख रहे होंगे तो क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है बेसिकली। हाँ, क्लियर है ये? चलो बढ़िया। चलो ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इसमें आपको नेट एक्सेलरेशन बताना है। एक बार ट्राई करो आप। समझ में आ रहा है इसको कैसे सॉल्व करना है? सर हेलो? सी वाला आंसर आ रहा है। नहीं, सी वाला आंसर नहीं आएगा। कैसे सॉल्व कर रहे हो इसको आप? सर सर्कुलर ए बराबर जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा सर, और एक्सेलरेशन पूछ रहा है सर। हम्म, इसमें एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना ये। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा है चक्कर, देखो ऐसे सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और कार ट्रेवलिंग विथ लीनियर वेलोसिटी वी इन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर। मतलब ऐसे एक कार है जो जा रही कुछ वी रफ्तार से, ठीक है, वी इसकी स्पीड है। तो और ये बोल रहा है कि स्पीड इंक्रीज भी हो रहा है एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं। ठीक है,
रुको पहले इसको आपको एक चीज क्लियर करते थे। वो सर्कुलर मोशन को पहले दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जानते हो आप इसके बारे में? आलोक, यस सर। जानते हो आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब जिसमें एक्सीलरेशन सर एक समान रहता है, मतलब स्पीड एक समान रहती है और एक्सेलरेशन समान नहीं रहता है, एक्सेलरेशन जीरो, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल सकते हो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। जो स्पीड है, स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। वी वेलोसिटी में नहीं लिखा है, क्या मैंने लिखा है? स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेरी नहीं करती है, ठीक है। या फिर इस तरीके से बोल सकते हो एटी, एटी का मतलब है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये जीरो होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। जैसे कैसे इसको समझेंगे कि कोई पार्टिकल ऐसे एक सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं जो पार्टिकल है ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, कुछ भी रफ्तार से, राइट। तो अगर ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, बट अगर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो ऐसे क्या करेगा? ये कांस्टेंट ऐसे रफ्तार से ऐसे से जो घूमेगा, ठीक है। तो जब कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड रफ्तार से स्पीड से जब मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। मतलब कि इसकी जो रफ्तार वो चेंज नहीं हो रही, वो फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। जब रफ्तार भी चेंज होती है, ठीक है, जब रफ्तार भी चेंज होती है मतलब ये क्या जो स्पीड है ये भी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो अब कोई रफ्तार चेंज कब होगी? जब उसके अलोंग कोई एक्सेलरेशन होगा। अगर रफ्तार इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अगर रफ्तार डिक्रीज हो रही तो वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन इसके रफ्तार को घटाता है या बढ़ाता है उसको बोलते हैं एटी, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो यहाँ पे मैंने लिखा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो हमेशा टेंजेंट के अलोंग लगता है, मतलब वेलोसिटी के अलोंग लगता है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही तो वेलोसिटी के अलोंग होगा, अगर वेलोसिटी घट रही तो वेलोसिटी के अपोजिट होगा, ठीक है। और एक एक्सेलरेशन जो हमेशा लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, क्यों? क्योंकि एक फोर्स है जिसकी वजह से ही वो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, और वही जो फोर्स है क्या प्रोवाइड कराता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, ये हमेशा रहेगा। और किसी अगर मान लो कि स्पीड कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर बाई आर। बट अगर स्पीड वेरी कर रहा है और किसी भी समय पे हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताना है तो उस समय पे उसकी स्पीड क्या? उसका स्क्वायर बाई आर। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा लगे, क्योंकि इसी की वजह से कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होगा वी स्क्वायर बाई आर। और क्योंकि सर्कल में v इक्वल टू आर ओमेगा होता है तो हम इसको आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक एक्सेलरेशन क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, और दूसरा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना कि दो तरह का एक्सेलरेशन होता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ही रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन भी कई जगह आप नाम लिखे मिल सकता है, तो घबराना नहीं। रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेम चीज है, कुछ अलग नहीं। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। और अगर सर्कुलर वेरिएबल्स की बात करोगे तो अगर अल्फा से रोटेट कर रहा है तो एक टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, ठीक है। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये सब? चलो, अब देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट रेट ऑफ जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि इसके, हाँ, इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कितना? जी के बराबर है, ठीक है। और किसी भी समय पे हम
सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन तो डिफाइन कर ही सकते हैं, जो कि हमेशा किधर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, वी स्क्वायर बाई आर होगा। हाँ, तो अब आप बताओ, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक एक्सेलरेशन इधर लग रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, और दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, कैसे निकालो रिजल्टेंट? सर एक तरफ cos थीटा वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दो अगर वेक्टर हैं, जैसे मैंने कहा ए नेट मॉड इक्वल ले टू, लेते हैं मॉड। ठीक है, तो ए नेट ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी के स्क्वायर। देखो ए सी कितना है, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस ए टी का मतलब जी का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ए नेट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वी की पावर 4 बाई आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। समझ में आया ये? कौन सा आंसर होगा इसमें? सर बी वाला। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीजें नोट कर रहे हो आप ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, जी इन सबको आप नोट भी करते हैं। नोट कर लो इस सब चीजों को, ये सभी काम आएगा। सर नोट कर लीजिए। चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में करना पड़ेगा। एनर्जी कंजर्वेशन पे भी इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, आप कोशिश करो खुद से। सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन? सर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है इसको? जी बढ़िया।
यस सर आ गया क्या आंसर आ रहा है? सर sin phi is equal to 2/3 cos theta। चलो, कैसे किए आप इसको? सर उसको दो हाँ, बोलो बोलो। सर दो पार्टों में डिवाइड करके सर तो कैसे दो पार्टों में? सर x को एक बार दो पार्ट में y को एक बार दो पार्ट एक्स को दो पार्ट में, फिर वाई को दो पार्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद? सर उसके बाद sin थीटा cos थीटा वाला सर लगा के सर मतलब एक्स को दो पार्ट में तोड़ लिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया। फिर उसके बाद? ठीक है, मान लो कि एक्स को दो पार्ट में तोड़ लिया ऐसे, वाई को भी ब्रेक कर लिए, फिर उसके बाद? सर फाई और थीटा तो सर बराबर रहेंगे फाई और थीटा बराबर है तो कंट्राडिक्ट नहीं कर जाएगा? साइन फाई इक्वल टू 2/3 cos थीटा कैसे हो जाएगा? लेकिन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे थीटा और फाई बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। कहाँ से आंसर आ गया है? ठीक है, ये लिख लिए, जैसे ये मैंने लिख दिया, एच की वैल्यू मैंने निकाली, ठीक है, वाई को दो पार्ट में करके एक्स को दो पार्ट में करके मैंने ये हाइट निकाली कि एक्स और वाई में हाइट में डिफरेंस है। ये बताओ, ये जो बोल रहा है द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ट्रैक ऑफ द पार्टिकल वैनिशेस एट पॉइंट वाई, इसका मतलब क्या है? ये जो बोल रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन वाई पे वैनिश हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है? सर किताब में सॉल्व था सर थोड़ा हेल्प ले लीजिए सर मतलब बस देख के सॉल्व कर लिए वैसे है? अगर ऐसा ही क्वेश्चन कोई और मिलेगा तब कैसे सॉल्व करोगे? हैं? अगर उसी तरीके का कोई और क्वेश्चन अगर मिल जाएगा कहाँ से सॉल्व करोगे? सर एक वही बार मैं दो पूछ रहा बार और हूँ। सॉल्व करेंगे सर एक बार दो बार और सॉल्व करेंगे सर आ जाएगा तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ। ये जो लिखा है द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ट्रैक ऑन द पार्टिकल वैनिशेस एट पॉइंट वाई, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बता दो आप मुझे। सर बता दीजिए ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा ये बताओ। नॉर्मल रिएक्शन वैनिशेस एट पॉइंट वाई का मतलब ये है कि उस पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो जीरो हो जा रहा है, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि उस जो वाई पॉइंट है, वाई पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो हो जा रहा है, तो उस चीज को लेके जिम करके फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही करो, गड़बड़े में तो चीज गड़बड़ा जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब पहली चीज देखो, क्वेश्चन को समझना पहली चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, एक पार्टिकल है यहाँ एक्स से उसको छोड़ा गया है, तो छोड़ा गया इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक्स पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, और वाई तक वो ये जो ट्रैक मतलब ये जो सर्कुलर पार्ट है इस पे आ रहा है, तो वाई को जैसे ही आगे क्रॉस कर रहा है तो इस ट्रैक को सॉरी सॉरी वाई के बाद क्या हो जा रहा है, वो कुछ ऐसे चला जा रहा है, मतलब इस ट्रैक के साथ नहीं आ रहा है,
मतलब y पे क्या है कि इसके पास कुछ वेलोसिटी है, बट अगर y पे इसका एफडी बनाओगे इस तरीके से, ऐसे ट्रैक है लाइक दिस, इसके पास वेलोसिटी ऐसे v है, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे लग रहा होगा, राइट, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसी के अलावा लग रहा होगा। और mg को रिजॉल्व करोगे अब क्या मिलेगा, एक मिनट ऐसे, ये एंगल फाइव 90 माइनस फाइव, ये फाइव हो जाएगा, ठीक है। एम जी नीचे लग रहा होगा तो इधर क्या आ जाएगा, एम जी साइन फाइव आ जाएगा, राइट, एम जी साइन फाइव। एट पॉइंट वाई पे अगर नॉर्मल लिखोगे तो नॉर्मल प्लस क्या आएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम जी साइन फाइव, ये आएगा, ठीक है, वाई पॉइंट पे। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या बोल रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन वेनिसेस एट पॉइंट, वेनिसेस का मतलब कि वो जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर साइन फाइव, ये एक रिलेशन मिल जाएगा, पहला रिलेशन, ठीक है। अब cos थीटा कहाँ से आएगा, cos थीटा कैसे आएगा, x और y को क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन करना है, ठीक है, x और y। तो जब एनर्जी कंजर्वेशन हम करेंगे तो हो क्या रहा है, इसमें ध्यान से देखोगे तो x पॉइंट पे वेलोसिटी तो जीरो है, y पे वेलोसिटी है, और x से y आने में हुआ क्या, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ ये हाइट h का, वही क्या हुआ y पे, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम पॉइंट x टू y लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ, एम जी एच, और एच की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है, ठीक है, कितना, वो हाइट नीचे, वर्टिकल हाइट नीचे है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल लग रहा है, इसको लोग गेन इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम एम यहाँ से कट गया, ठीक है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू जी एच, और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू आर कॉस थीटा माइनस आर साइन फाइव, ये एच की वैल्यू है, ठीक है। हाँ, अब ये जो वी स्क्वायर की वैल्यू है इसको कहाँ पुट कर देना है, इसमें पुट कर देना। फिर इस वाले इक्वेशन को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो इस वाले इक्वेशन को, ये हमारा आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर साइन फाइव, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। तो इसका क्या आ जाएगा, देखो टू जी आर कॉस कॉस थीटा माइनस साइन फाइव इक्वल टू जी आर साइन फाइव। तो जी आर यहाँ से कट गया, अब इसको सॉल्व करो क्या आएगा, टू कॉस थीटा माइनस टू साइन फाइव इज इक्वल टू साइन फाइव। अब साइन फाइव को उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, टू कॉस थीटा इक्वल टू थ्री साइन फाइव हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वही जो चीज हमें दी गई, मतलब क्या हमें मिल जाएगा, साइन फाइव इज इक्वल टू टू बाई थ्री कॉस थीटा। तो ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। पहले पॉइंट वाई पे फोर्स रिलेशन लिखना, फिर उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, तब जाके ये आंसर आएगा। जब थोड़ा सा चेंज कर देगा, थोड़ा सा कुछ और दे देगा, तब जो भी रट्टा मारेगा वो सब कुछ फेल हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे, फिजिक्स में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, प्रोसेस नहीं पता होगा तो सब फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। लोग समझ में आया, तो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो खुद से, बिना देखे। चलो बढ़िया, इसको करो एक बार आप। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है, ट्राई करो।
सॉल्व कर पा रहे हैं आप इस क्वेश्चन को? पूरा प्रोसेस से करना है, ऐसे ही मत करना। सर एक्सपेंड कर दीजिए। ओके, तो सिंपल सवाल है, बताओ क्या बोल रहे हैं कि दिस स्फीयर एट पी given a downward velocity v naught and swings in a vertical plane at the end of a rope L is equal to 1 meter attached to a support। तो बोल रहा है कि एक स्फीयर है ऐसे ये P, और ये इसको कुछ v naught वेलोसिटी दे दी है इस सिचुएशन में, और ऐसे ही नीचे आने लगा इस तरीके से, मतलब कुछ v naught वेलोसिटी देखी, इसको छोड़े नहीं, या इस पीक पॉइंट पे कुछ इसकी वेलोसिटी जिसकी वैल्यू कितनी है v naught है। और ये बोला कि जो रस्सी है रोप ब्रेक्स एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, मतलब ये इस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री जब बना रहा है तब रस्सी क्या हो जा रही है, टूट जा रही है, मतलब इस सिचुएशन में, ठीक है। और एक चीज क्या बोला, नोइंग दैट इट कैन विथस्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन इक्वल टू 3 टाइम्स वेट ऑफ द स्फीयर, मतलब जो मैक्सिमम टेंशन स्ट्रीम में हो सकता है वो कितना है, अगर स्फीयर का वेट जो mg है, तो टी मैक्स मतलब मैक्सिमम टेंशन इन स्ट्रिंग कितना होगा, 3 mg, ठीक है, ये चीज दिया। और वो किस सिचुएशन पे है, इस सिचुएशन पे, ठीक है, जब 30 डिग्री बना रहा है, तो ठीक इस सिचुएशन पे एबीडी बना लो, ठीक है। तो देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे इस सिचुएशन पे, एक ऐसे mg तो नीचे ऐसे लग रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से, और इस डायरेक्शन में अवे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा mv²/r, ठीक है। तो टेंशन की नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकालो यहाँ से, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, जो हो जाएगा ये 30, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये एंगल कितना हो जाएगा 30, ऐसे बोल सकते हैं ये एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट वेट, आई थिंक आई एम राइटिंग राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस पोजीशन पे, देखो टेंशन हो जाएगा mv²/r प्लस mg cos 60, ठीक है। अलाउंग दिस स्ट्रिंग अगर देखोगे आप इसके अलाउंग क्या आ जाएगा, टेंशन इक्वल टू mv²/r प्लस mg cos 60, ठीक है। और ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितना 3 mg, सो 3 mg इज इक्वल टू mv²/r प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, सर 1/2, 1/2, तो ये आ जाएगा mg/2 आ जाएगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो mv²/r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ, r की वैल्यू mv²/r की वैल्यू कितनी आ जाएगी mg के टर्म, सर mg/2 - 3mg। वो तो मुझे ही पता है, उसको सॉल्व करके बताओ। कितना आ रहा है,
सर एम एम जी का मान क्या रखना चाहिए सर, ओमेगा? नहीं, मैं इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ ना, एम वी स्क्वायर बाई आर की, तो ये क्या आ जाएगा 3 mg माइनस mg/2। सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 5/2 mg आ जाएगा ना ये। ये तो यस मैं सर, पूछ रहा हूँ। ये और तो एम है। एम वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5gr/2। ठीक है, और ये जो वी वेलोसिटी की कहाँ पर है, ये 8 पॉइंट क्यू, ये पॉइंट क्यू पे इसकी कितनी वेलोसिटी, यहाँ पे जो क्यू मैंने बनाया है। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें किसकी वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ वी नॉट हमें बताना है। तो पी और क्यू पे क्या कर लेते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब पी और क्यू पे एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, पॉइंट पी पे वेलोसिटी है वी नॉट। ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी है वी, और वी की वैल्यू हमें पता है टर्म्स ऑफ जी। तो ठीक है, कर लेते हैं। अभी नीचे कितना आया, ये 30 डिग्री है, तो r sin 30। देखो करते हैं, तो पहले एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन 8 पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक, पी और क्यू पे एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। तो पी पे वेलोसिटी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, क्यू पे वेलोसिटी है हाफ एम वी स्क्वायर, और नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी घटा, कितना घटा, -mg/r sin 30। ये समझ में आया? आलोक, ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने? यस सर। ठीक, तो ठीक है, पुट कर दो, क्या ये एम एम यहाँ से कट कर दो, और साइन, चलो वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस जी आर साइन 30 की वैल्यू टू 1/2, तो 2 यहाँ से कट गया। अब वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 5gr/2 माइनस जी आर, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3/2 gr। जी आर। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 जी। मतलब वी नॉट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वी नॉट की वैल्यू √3/2 जी आर, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है, नोट कर लो इसको आप। यस सर, नो सर। चलो ठीक है, रुको, इसको करने से पहले एक दो इजी क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, देखते हैं। किसी पार्टिकल का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है ना, वो आपको दिया हुआ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, लाइक दिस 3t³ प्लस 2t² प्लस टी। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया हुआ है, तो आपको क्या बताना है, फाइंड ओमेगा एंड अल्फा एट t = 2 सेकेंड। समझ गए? यस सर, ठीक। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? चलो तो ट्राई करो। अल्फा मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा सर, ओमेगा मतलब सर
एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन आपको बताना है। नहीं सॉल्व हो रहा है ये? और आर की वैल्यू क्या होगी सर इसमें? ओमेगा इस बराबर बी बाई आर, तो सर यार ये आर की बताओ, वैल्यू क्या? ये ओमेगा बराबर वी बाई आर कैसे लगाओगे? यहाँ वी कैसे पता करोगे? सर डिफरेंशिएट कर क्यू को तो थीटा तो को। ये थीटा दिया हुआ है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो मैंने क्या बताया था, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। ये मैंने पहले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया था, ठीक है। तो यार जो पढ़ाया जाता है उसी को रिवाइज भी क्या करो, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालोगे, ये लीनियर वेलोसिटी भी। किसने पढ़ाया ये? मैंने तो नहीं पढ़ाया कि मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगी, है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा ये? 9t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 ये मिलेगा, ठीक है। अब क्या बोला? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो 8t इक्वल टू 2 सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पुट कर दो, तो 9 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1, अभी जो भी वैल्यू आ जाएगी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये कैसे आएगा? अब एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा मिलेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये वाला जो टर्म है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 18t प्लस 4। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ जाएगा? 18t प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। t इक्वल टू 2 पे पूछा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पुट कर दो, t इक्वल टू 2 पुट करो तो क्या आएगा? 36 प्लस 4 40 आ जाएगा 40 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया ये? चलो बढ़िया है। और ऐसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। सॉरी चलिए, कैसे ही आसान से एक और क्वेश्चन देखते हैं, करो। अगर आपको वही दिया गया, थीटा इज इक्वल टू टी टू द पावर 4/4 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी, ठीक है। तो बताना क्या है? चलो पहले वही बताओ, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। पहले तो यही बताओ।
ठीक है। सर टी का मान हम कोई नहीं देगा सर, टी की वैल्यू। अच्छा हाँ सॉरी, फॉर टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 8 टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे बताना है। सर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ओमेगा आ रहा है सर 31 और अल्फा 29। चलो बढ़िया, सिंपल है, वैसा ही है, इसमें तो कुछ वैसे खास नहीं है, सिंपल ही। ओमेगा इक्वल टू सिंपली डी थीटा बाय डी टी करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टी क्यूब प्लस टी प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो टी क्यूब मतलब 27 प्लस 3 प्लस 1 बराबर आ जाएगा 31, ठीक है, 31 रेडियन पर सेकेंड। अल्फा निकालेंगे तो इसको बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3t² प्लस 1 आ जाएगा। प्लस 2 कहाँ से आएगा ये बताओ, ये t को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 ही तो आएगा, 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाए, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 9 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 28 रेडियन पर सेकेंड। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, चलो एक बार पढ़ो आप इस क्वेश्चन को, देखते हैं, नहीं तो फिर इसके बाद कुछ अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, अब दिख रहा है क्वेश्चन आपको क्लियरली? जी हाँ एक बार क्वेश्चन को पढ़ के कोशिश करो, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? यस सर।
सर एन की वैल्यू आ गई उसके बाद सर। एन की वैल्यू आपको नहीं निकलना, आपको बताना ना एन ए एन बी एन सी में कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, ये चीज सर बताना। एन इज इक्वल टू एम जी का थीटा माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर कराया है एन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो जो तीन पोजीशन आपको दिया है ए पे बी और सी, इन तीनों में से किस जगह एन का जो मान है वो ज्यादा होगा, वही तो बताना है आपको कंपेयर करके। तीनों जगह आपको जो एन की वैल्यू है उसको कंपेयर करके बताना है। आप समझ पा रहे क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है इसमें? सी वाले तो सर होगा सबसे ज्यादा सर। सी वाले सबसे ज्यादा होगा, तो उल्टा ही बता रहे हैं। अब देखो, अगर आप एन ए पे देखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, एन ए पे ये वैल्यू आ जाएगी ना नॉर्मल की। अब इसी तरीके से सी पे निकालोगे तो एन सी क्या हो जाएगा, एम जी कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और बी पे कितना आ जाएगा, बी पे तो सिंपली आ जाएगा एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, विद कांस्टेंट स्पीड, तो ये सवाल आसान बन गया। ये तो अगर वी कांस्टेंट नहीं देता तो ये सवाल और भी डिफिकल्ट बन सकता था, और स्पेशली जेई मेंस में, नहीं तो जेई एडवांस एडवांस में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उस तरीके से समझना, पहले ये देखते हैं जब वी कांस्टेंट है। अब देखो, अब इस तीनों टर्म में अगर आप ध्यान से देखो, आप क्या पता चलेगा कि एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर क्या है, कॉमन है, ठीक है, वो घट रहा है। अब बचा ये वाला जो टर्म है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो cos थीटा है, अब थीटा यहाँ पे आप बोला 45 डिग्री का, मतलब cos थीटा की जो वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होगी, ठीक है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी, बेसिकली बात है ये, ठीक है। तो अब cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो mg cos थीटा की वैल्यू लेस देन mg आ जाएगी, ठीक है। मतलब mg cos थीटा, mg cos 2 थीटा और mg में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा, mg का, ठीक है। यानी कि जो nb है वो a से भी बड़ा होगा और c से भी बड़ा होगा, ठीक है। और हमें पता cos थीटा क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब कि ऐसे अगर बोले कि 2 थीटा इज ग्रेटर देन थीटा, ठीक है। और इसमें पहले बोल दिया है कि थीटा इज लेस देन 45 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज हम बोल सकते हैं cos ऑफ 2 थीटा इज लेस देन cos ऑफ थीटा, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि cos 30 डिग्री क्या होता है, वो ज्यादा होता है cos ऑफ 60 डिग्री से, ठीक है। तो cos ऑफ 2 थीटा इज लेस देन cos ऑफ थीटा, मतलब कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे mg cos थीटा की जो वैल्यू है वो बड़ा होगा mg cos 2 थीटा से, ठीक है। मतलब कुछ बड़े वैल्यू से घटा रहे हैं सेम चीज, ये mv स्क्वायर बाई आर इसमें से भी घट रहा है, mv स्क्वायर बाई आर इसमें से भी घट रहा है। तो ज्यादा में से इसको घटाएंगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी, कम में से इसको घटाएंगे तो कम आएगी, यानी कि एन ए इज ग्रेटर देन एन सी। समझ में आया ये, ठीक है। और एन बी तो सबसे बड़ा था ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे बड़ा एन बी हो गया, फिर एन ए, फिर एन सी, ठीक है। ये अब यहाँ पे v कांस्टेंट है तो आपको बहुत आसानी हो गई। अब इसका एक डिफिकल्ट जो वर्जन बन जाएगा ना,
ऐसे इसमें अगर ये बोल दे डिफिकल्ट वर्जन में क्या होगा कि जो स्पीड भी है वो कांस्टेंट नहीं है, तब डिफिकल्ट बन जाएगा। कि डिफिकल्ट वो भी नहीं है, बस आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन का, ठीक है, चीजें सेम आएंगी। और इसमें एक cos थीटा वाला टर्म तो हमने समझ लिया, अब v वाला टर्म ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैं आपको जैसे ओनली बार बता देता हूँ, देखो कैसे उसको देख सकते हैं। अब इसमें आप कंपेयर करोगे ना, जैसे कि ये आपका क्या हो गया, सेंटर वाला पार्ट हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। अगर ये तो ये यहाँ सेंटर से बी का जो डिस्टेंस है तो पूरा आर हो गया, राइट, ऐसे। और ए और सी में अगर आप देखोगे ना ऐसे, तो ये जो लाइन है, ये सी जो ए है वो सी के ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब किस तरीके से देख सकते हैं इसको कि अगर सी पे ऐसे मानो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर ये वाला जो सी वाला लाइन, इसको हमने मान लिया कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है, सी वाले लाइन को, राइट। तो अब सी से, सॉरी सी नहीं, इसको मानते, इसको वो मानते हैं, ये तो सी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये जो वर्टिकल हाइट है इसको अगर h1 माने, ये जो वर्टिकल हाइट है इसको h2 माने, और ये OB तो r है, ठीक है। इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि h2 इज ग्रेटर देन h1, ठीक है, और इससे बड़ा है h3 मानो या फिर r मानो, ठीक है। ये r से h1 h2 क्या है, छोटा है, राइट। तो मतलब कि जिसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, हम वो जो रेफरेंस लाइन है उस लाइन के रेफरेंस में देख रहे हैं, ये जो लाइन है, जिसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व करनी है। जिसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे कम। तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन करके एक रिलेशन भी निकालना पड़ेगा, रिलेशन निकाल के तब जाके हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। क्योंकि देखो ये वाला टर्म फिक्स है, v में हमें रिलेशन बेसिकली निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर देख सकते हो कैसे, ए और बी में देखो, ठीक है। ए और बी को आप देखो, ए और बी पॉइंट को, तो हम इस रेफरेंस लाइन को 0 मान कर लिख रहे हैं। तो ए पे वेलोसिटी मान लेते हैं कि v1 है, बी पे v2 है, तो हाफ m v1 स्क्वायर प्लस mg h2 इक्वल टू हाफ m b पे v2 मान लेते हैं प्लस mg r हो गया, क्योंकि ये ओ से बी की हाइट कितनी है, r है, ठीक है। अब देखो इसको सिंपलीफाई करोगे, फिर m वाला टर्म हटा दो, तो हमें v1 v2 में रिलेशन चाहिए, ठीक है। अब देखो तो ये क्या आ जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ठीक है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर फिर बाई 2 भी लगा सकते हो, नहीं तो बाहर इसे लिख लो, 1/2 इज इक्वल टू gr माइनस gh2। और हमें पता है कि r इज ग्रेटर देन h2 है, ठीक है। r इज ग्रेटर देन क्या है, h2 है। तो हमें क्या पता चलेगा, ये जो वैल्यू है ये क्या आई, एक पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ऐसे लिख सकते हो जी r माइनस h2, मतलब ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या आ जाएगा, v1 इज ग्रेटर देन v2, ठीक है। मतलब v1 का मतलब क्या हमने लिया था, जो पॉइंट ए पे वेलोसिटी होगी वो बी से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो अब ए और बी में कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कितनी ज्यादा है, अब वो फिर जो h की वैल्यू है ना, अब ये h2 की वैल्यू देखो, यहाँ से क्या लिखोगे, h2 की वैल्यू लिखोगे आप r साइन थीटा, ठीक, सॉरी नहीं r, सॉरी एक मिनट, ये थीटा, ये r है, r cos थीटा लिखोगे h2 की वैल्यू। h2 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं यहाँ पे, r cos थीटा, मतलब ये gr हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, राइट, ये हो गया। तो वो वैल्यू लेके फिर कंपेयर करके तब जाके आप बता पाओगे, एग्जैक्ट ऐसे भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। जैसे v1 v2 को क्या करो, ऐसे रिप्लेस करके, जैसे देखो कैसे, एक मिनट, ये हमारा ये वैल्यू आ गया v1, इसमें वैल्यू क्या रखा है, ये क्या क्या, इसकी वैल्यू क्या रखा है, देखो एच की वैल्यू ये हमने रखा, ये जो हाइट है ना, ये वाली जो हाइट है, तो ये r है, तो r क्या है, r cos थीटा आ जाएगा इधर, ठीक है। h की वैल्यू मैंने क्या रखा है, h2 की वैल्यू मैंने क्या रखा है, h2 बराबर r cos थीटा मैंने रखा है, h2 बराबर r cos थीटा, r को मैंने बाहर ले लिया, तो ये बच गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, 2 को इधर लेके जाओ, राइट।
तो v1 की वैल्यू आप v2 के टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हो। v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v2 प्लस दिस वन, उसको यहाँ पे रखेंगे एक ही जगह पे, फिर उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे, तब जाके उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कंपेरिजन करना पड़ेगा, थोड़ी सी लॉजिक लगानी पड़ेगी। राइट, समझ में आ रहा है? अगर ऐसे दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ेगा। ऐसा कुछ जैसे ये जो वैल्यू आई है, ऐसा कुछ नहीं करना, बस v1 स्क्वायर, जैसे यहाँ पे v1 स्क्वायर ये होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको आपको एक प्रॉपर रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तब हम उसको इजीली कंपेयर कर पाएंगे, जब दोनों की वेलोसिटी को एक टर्म में हम लिखेंगे। मैं करूँ या फिर आप समझ गए इसको? अच्छा देखो, देखो मैं लिखता हूँ, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये एन बी और एन ए, इसको मैं लिखता हूँ, इसको ध्यान से देखना। एन बी क्या है, एन बी हमारा आया था एम जी माइनस एम बी की वेलोसिटी हमने v2 मानी थी, v स्क्वायर बाई आर, ये हमारा एन बी आ गया, इसको भी याद रखना। ठीक है, अब एन ए में लिखता हूँ। ठीक है, देखो एन ए क्या हमारा आया था, सॉरी हाँ एक मिनट तो एन ए क्या हम लिख सकते हैं, मतलब मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक मिनट, ये देखो एन ए क्या, एम जी कॉस थीटा माइनस एम ई स्क्वायर बाई आर है। ठीक है, तो ये क्या है, एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो अब देखो सॉरी यहाँ पे क्या है, v1 है हमारा। ठीक है, एम जी कॉस माइनस v1, तो ये v1 की वैल्यू v2 टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, v1 इक्वल टू, देखो इसको एक मिनट, v1 की वैल्यू क्या है यहाँ से लिख सकते हो, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा माइनस v1 इंटू ये क्या, एम बाई आर है, तो बेसिकली देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखना, इसको आप नोट भी करते रहना सारी चीजों को। ठीक है, ये आ जाएगा आपका एम वी टू स्क्वायर बाई आर प्लस कि आ जाएगा 2mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये समझ में आ रहा है? बेसिकली ये जो ना v1 की वैल्यू ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी और मैंने कुछ नहीं किया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, mg cos थीटा माइनस ये आ जाएगा m2 स्क्वायर बाई आर। ठीक है, माइनस, अब ये देखो माइनस 2mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू आती है। ठीक है, फाइनली अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, इस माइनस 15 ले जाओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। देखो mg cos थीटा माइनस m2v स्क्वायर बाई आर माइनस 2mg माइनस माइनस प्लस 2mg cos थीटा। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसमें एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3mg cos थीटा माइनस 2mg माइनस m2v स्क्वायर बाई आर। ये वैल्यू आपकी आ गई किसकी, एन ए की, इन टर्म्स ऑफ v2। ठीक है, मतलब इस तरह में आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो बेसिकली क्या इसको कंपेयर करोगे, देखो mg को अगर बाहर ले तो अब ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 cos थीटा माइनस 1, ये बच जाएगा। तो m2v स्क्वायर बाई आर का टर्म तो कॉमन है, यहाँ पे mg और यहाँ पे क्या, mg इंटू 3 cos थीटा माइनस 1 है। ठीक है, सॉरी नहीं 1 नहीं, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, हाँ सॉरी ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो
अब इसमें ये जो चीज है ये फिर अब थीटा पे डिपेंडेंट हो जाएगा। अब एग्जैक्टली अब देखो कि क्या होगा जब cos थीटा ग्रेटर देन 2/3 होगा तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। 3 cos थीटा -2 की जो वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 आ जाएगा तब ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंडीशन आएंगे, मतलब थीटा की अगर वैल्यू दे देगा, ठीक है, लेकिन ऐसा दे सकता है कि थीटा इज ग्रेटर देन cos इनवर्स ग्रेटर देन cos इनवर्स 2/3, ये अगर रिलेशन दे देगा तो क्या होगा, जो Na है वो बड़ा हो जाएगा Nb से। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ये थोड़ा सा मैंने आगे के लिए बता दिया कि इस तरह से भी क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, मतलब इसमें v को कांस्टेंट दे दिया पहले तो आपको आसान हो गया, बट अगर v को कांस्टेंट न दे तब ये कैसा बन सकता है ये मैंने आपको बताया। ठीक है, इसमें थीटा की वैल्यू देनी पड़ेगी उसको, तभी जाके हम एक फाइनल कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे कि हाँ ये क्या होगा एग्जैक्टली। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने इसको? सर यही आखिरी स्टेप तक है। कर लो आप इसको। ठीक है, अच्छा है ये समझने के लिए। सर लास्ट बार आपने क्या बताया सर, थीटा अगर cos इनवर्स 2/3 से बड़ा है तो सर क्या होगा? देखो यानी ये इस बड़ा होगा तरीके से छोटा? मैंने बड़ा, देखो बड़ा होने के लिए क्या चाहिए, ये वाला जो पूरा टर्म है ना, ये अब इसको दो टर्म को देखो, ये Na की वैल्यू ये है और Nb की वैल्यू ये है। ठीक है, इसमें भी m v2 स्क्वायर बाई आर है, इसमें भी m v2 स्क्वायर बाई आर है। तो अगर ये वाला जो टर्म मतलब mc into 3 cos थीटा -2 अगर mg से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये यानी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब बेसिकली ये mg तो कॉमन ये वाला टर्म है, मतलब ऐसा मैं लिख सकता हूँ 3 cos थीटा -2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, नहीं सॉरी ये रिलेशन नहीं आएगा, दूसरा आएगा। ठीक है, चलिए इसको बता देता हूँ, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए किसके लिए, फॉर Na ग्रेटर देन Nb। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, cos 3 cos थीटा से भी ग्रेटर देन 3, मतलब बेसिकली cos थीटा, सॉरी ये केस पॉसिबल नहीं है, राइट। cos थीटा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ठीक है, cos थीटा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1, जब भी cos थीटा ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा, राइट। तो जो Na ग्रेटर देन Nb के कंडीशन हम लगा रहे हैं वो नहीं होगा, मतलब Nb क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, Nb हमेशा ज्यादा, इससे हमें ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो ठीक है बढ़िया। चलो एक दो क्वेश्चन और आसान आसान, इसको फटाफट कर लो। ये आपको समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को? पढ़ लो आप।
सर वर्टिकल सर्कल का मतलब वर्टिकल सर्कल का मतलब वर्टिकल सर्कल होता है ऐसे। अब तो चाहे जैसे बनाइए सर सर्कल ही रहेगा। नहीं नहीं, देखो वर्टिकल सर्कल का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे mg का इफेक्ट पड़ेगा इस पे, ठीक है। जैसे वर्टिकल सर्कल अगर ऐसे मैं बोलूँ कि मैं रस्सी को यहाँ से बांध के इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसमें क्या लग रहा होगा, नीचे हमेशा mg लगे किसी पोजीशन पे। अगर यहाँ तो यहाँ पे नीचे mg लगेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे होगा तो ऐसे नीचे mg लग रहा होगा। ये तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा कि mg फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। बट अगर और ये जो है कभी इसको एक्सेलरेट करेगा, कभी रिटार्ड करेगा, मतलब इसके मोशन में अफेक्ट करेगा ये, ठीक है। तभी तो इसकी वेलोसिटी चेंज होती है ना। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। बट अगर हॉरिजॉन्टली अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगा तो mg तो डाउनवर्ड लगेगा, वो फिर इसकी वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो उसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड को भी चेंज नहीं करेगा, ये फर्क है। समझ में आया? तो एक जो हमने कंडीशन निकाला था किसी पार्टिकल को सर्कल कंप्लीट करने के लिए, वो यहीं से तो निकाला था हमने, वर्टिकल सर्कल से। सर क्वेश्चन एक बार बता दीजिए। देखो इसमें ये बोल रहा है कि इसी इसी को देखो आपको, चलो बताइए एक मिनट। इसी को देखो आप, ठीक है। One kg stone of in 1 meter long string rolling in vertical circle constantly, मतलब ये बोल रहा है ऐसे कि ये स्टोन है 1 kg का और एक कांस्टेंट स्पीड से ऐसे मूव कर रहा है, और ये कितना है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्टिकल मोशन इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। और ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की, ये 1 मीटर दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 6 न्यूटन व्हेन स्टोन इज 8, मतलब जब इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, 6 न्यूटन होगा, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, यहाँ टॉप पर होगा कि बॉटम पे होगा, या फिर यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, ये चीज आपको पता, ठीक है। तो देख लेते हैं, चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉटम पे यहाँ पर है, तो यहाँ पे अगर आप इसका एबिलिटी बनाओगे स्टोन का, क्या होगा, टेंशन फोर्स इधर होगा
नीचे क्या लग रहा होगा, mg, और लग रहा होगा mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, हाँ तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एमबी प्लस एमबी कर रहा है। हाँ वैल्यूज दिया, वैल्यूज पुट करके निकालो कितना आ रहा है, मास 1 kg दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। सर कितने किलो का है वो पत्थर सर? 1 kg का दिया ना ऊपर, हाँ सर 1 kg। सर आर त्रिज्या 1 मीटर है ना? रेडियस 1 मीटर है। आर का मान एक है। टेंशन होगा 26 न्यूटन। टेंशन आ जाएगा 26 न्यूटन नीचे पे, ये बॉटम पॉइंट पे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, जब क्या पूछा, 6 न्यूटन पूछा है। अब टॉप पॉइंट पे चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ पर होगा टॉप पॉइंट पे, तब क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे देख लेते हैं। जब यहाँ पर होगा, चलो यही बना लेते हैं, तो सर mg आवाज फोर्स नहीं आ रही। नीचे लग रहा। अच्छा, अभी मेरी आवाज नहीं आ रही? सर फंस फंस के बहुत रेयरली आ रही सर। ओके, तो मुझे लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद आपके साइड, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ सही है, बढ़िया है। अभी जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है आपको? सर टी बराबर एमजी प्लस हाफ एमजी स्क्वायर बाई आर सर दिख रहा है सर। उसके बाद जो हाँ एफबीडी बना है वो दिख रहा है। हाँ, ये वाला जो मैंने एफडी बनाया, ये वाला, ये दिख रहा है टॉप पॉइंट का। सर टेंशन नीचे लग रहा नहीं है, सर, एमजी नीचे लग रहा है। आप वाली नहीं दिख रही नहीं, सर, बॉटम वाली दिख रही। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखो तो ऊपर क्या होगा कुछ इस तरीके से, ये मास है। ठीक है, mg तो नीचे ही लगेगा ऐसे, और टेंशन किधर लगेगा, नीचे लगेगा ऐसे, और mv स्क्वायर बाई आर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। तो इस सिचुएशन में टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स हो जाएगा टेंशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करके निकालो, देखो कितना आ रहा है टेंशन की वैल्यू। कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने के बाद? सर 6। राइट, ये 6 आ जाएगा, 6 न्यूटन। और दिया कितना है, यही हमसे पूछा ना कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 6 न्यूटन व्हेन द पार्टिकल व्हेन द स्टोन इज एट राइट। जब टेंशन की वैल्यू 6 न्यूटन होगा, तो पार्टिकल कहां पर होगा, स्टोन कहां पर होगा, कहां पर है हमारा, टॉप ऑफ द सर्कल। टॉप पे निकाला ना हमने 6 न्यूटन, बॉटम में तो बहुत ज्यादा आ रहा है, 26 न्यूटन आ रहा है, टॉप पे कितना आ रहा है, 6 न्यूटन। तो आंसर क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन से हमें थोड़ा सा निकाल के चेक करना पड़ेगा इस पॉइंट पे। और देखो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल है, तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है बॉटम पॉइंट, यहाँ पर टेंशन भी सबसे मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होती है। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे मिनिमम होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, सबसे मिनिमम होती है, इसलिए टेंशन भी क्या होगा, सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। ठीक है, चलो बढ़िया है, नोट कर लिया आप इसको? चलो ठीक है, चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, बैंकिंग ऑफ रोड से लेके। सर एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा।
चक्कर को कोई दिक्कत नहीं करना। सर अब दिख रहा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के एक बार आप ट्राई करो। सर एक कार वाले जैसा होगा सर ना क्वेश्चन, सर कार सर्कुलर मोशन। हाँ, कार का थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसमें मोटरसाइकिल है। ऐसे मोटरसाइकिल वाले जो आपने रेसिंग में देखा ना, ऐसे टर्न कराते हैं, तो कार जो बाइक है वो बेंड हो जाती है, थोड़ा झुक जाती है टर्निंग पे जब मोड़ होता है तो उस टाइप का क्वेश्चन है। देखो मैं बनाता हूँ, इसका दो व्यू देखो, दो तरीके से। एक्चुअली जो रोड है ऐसे है, सर्कुलर ट्रैक है, तो जो बाइक वाला है वो ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। ये तो ऊपर से हम देखेंगे तो हमें दिखेगा, तो ठीक है। सर्कुलर ट्रैक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r हो गया, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इन ऑर्डर टू अवॉइड स्किडिंग ही मस्ट बेंड विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन, मतलब कि इधर इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ mv²/r, और इसको बचाने के लिए कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है। ये तो ऐसे हो गया। बट अगर आप साइड से पीछे से देखोगे ना, तो ये जो बाइक वाला ये कुछ बेंड इस तरीके से हो चुका होगा, लाइक इस तरीके से कुछ बेंड हुआ होगा। मैं तो बाइक में पूरा एक्जैक्टली नहीं बना रहा हूँ, मैं बस ऐसे दिखा रहा हूँ। इस तरीके से ये टर्निंग पे क्या होता है, बाइक बेंड हो जाती है, ठीक है। तो अगर इसका जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब मानते हैं कि यहाँ सेंटर पर है इस पॉइंट पे, तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r करके, नीचे लगेगा ऐसे mg फोर्स, ठीक है। और ये इधर लग रहा है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो बाइक वाला ऐसे ही v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। अब क्या बोल, इन ऑर्डर टू अवॉइड स्किडिंग, मतलब कि वो स्लिप ना करे, गिरे ना, तो एंगल कितना होना चाहिए वर्टिकल से, ठीक है। तो वो ना गिरे तो वर्टिकल से कितना एंगल होना चाहिए, तो बेसिकली आपको क्या बोल रहा है, ये जो एंगल थीटा है ना वर्टिकल से जो बना रहा है, ये थीटा एंगल के बारे में पूछ रहा है कि ये थीटा एंगल कितना होना चाहिए। ये अगर थीटा एंगल है तो थीटा एंगल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो फोर्स बैलेंस करेंगे, तो हमें लाइक फ्रिक्शन की वैल्यू भी नहीं पता है कितना लग रहा है, v की वैल्यू, हाँ v की वैल्यू दिया हुआ है, v की वैल्यू दिया हुआ है। तो ये जो v की वैल्यू है इसको आप उसमें निकालोगे, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो इसको मीटर पर सेकंड में निकालोगे, कैसे निकल जाएगा, 72 into 1000 डिवाइडेड बाई 3600, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है, राइट। मतलब 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे आसान तरीका करने का ये है कि ये जो पॉइंट है जो ग्राउंड को टच कर रहा है ना, इसके अबाउट हम टॉर्क निकाल लें। टॉर्क निकालने आता है आपको, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ऐसे आता है ये निकालने, आता है लगभग। चलो चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, कोशिश करना समझने की, ठीक है। देखो इसमें होगा क्या, मान लेते हैं यहाँ से ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ना, ये कुछ x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं mv²/r
एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू क्या हो जाएगा, ये एक्स साइन थीटा इंटू एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी इंटू एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये मैंने क्या लिखा, एम वी स्क्वायर बाई फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर दूरी ये हो गया, एम जी फोर्स ऐसे नीचे लग रहा है, तो इस पॉइंट से इसका ये परपेंडिकुलर दूरी, दोनों टॉर्क एक दूसरे को अगर बैलेंस कर लेंगे तभी जो बाइकर है, जो बाइक चला रहा है, ये नहीं गिरेगा। ठीक है, देखो यहाँ से एम एम कट गया, एक्स एक्स कट गया, कॉस थीटा को इधर हम लेके आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, ये एक्स वर्टिकल से, सॉरी सॉरी एक मिनट, एंगल थोड़ा सा उल्टा हो गया, एक मिनट, ये जो एंगल लिया था मैंने, एंगल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको फिर से देखना पड़ेगा। देखो गड़बड़ क्या हुआ है, गड़बड़ लिख दी है एक जगह, देखो ये एंगल मैंने थीटा माना था ना, ये एंगल अगर थीटा है तो वर्टिकल से देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है ना, ये थीटा आएगा। ठीक है, तो थोड़ा चेंज क्या आएगा, जब एम वी स्क्वायर बाई आर लेंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू एक्स कॉस थीटा आएगा, और कुछ नहीं चेंज है वैसे। ठीक है, एक्स कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे ये साइन थीटा आ जाएगा, और कुछ दिक्कत नहीं है, ये एक्स ये कॉस थीटा आ जाएगा और ये साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर जी, मतलब वी स्क्वायर इधर है, ये समझ आया, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी कैसे आया। ठीक है, मतलब एक्स एक्स कट गया, एम एम कट गया, cos थीटा को इधर ले गए तो sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो गया, g को इस साइड लेके आए तो v स्क्वायर बाई r पहले से था, क्या गया, v स्क्वायर बाई rg आ गया, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो v की वैल्यू कितनी 20 है, 20 का स्क्वायर, और r कितना दिया हुआ है देख लेते हैं, r की वैल्यू 20 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे, और g की वैल्यू 10 तो है ही, r की वैल्यू 20, g की वैल्यू 10, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20 गुणे 20 बटे 20 गुणे 10, 20 कट गया, ये कट गया, हाँ, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम इस एंगल पीस को मोड़ना पड़ेगा ताकि वो गिरे ना। ठीक है, ये इसमें और एक दो केसेस आते हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ लेंगे कि किस तरीके से, कि अगर कितने एंगल पे बेंड करे, या फिर अगर ये फ्लैट रोड दिया हुआ है, ठीक है, फ्लैट रोड के अलावा ऐसा भी रोड होता है कि जो किसी एंगल पे थोड़ा सा एंगल पर हो, हाईवेज पे आपने देखा होगा शायद, तो उस सिचुएशन में कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, कितनी स्पीड होनी चाहिए कि वो गिरे ना, तो सब का कैलकुलेशन होता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ये सब समझ में आ गया आपको? यस सर। नोट कर लिया आपने इसको? क्या सर? नोट कर लिया आप इसको? नोट कर ली इसको आप? नोट कर लिया। चलो ठीक है आलोक, फिर बाय, नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी जो कुछ नहीं आता है बता देना मुझे, अब तो उस चीज को डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, ठीक है, चलो फिर, ओके ओके।